साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभिराम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों वेटनरी मेडिसिन की क्लासेज अपन ले रहे थे, उसी श्रृंखला में आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं वेटनरी मेडिसिन का अगला टॉपिक। और आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों अपना मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज यानी क्या बोल दूंगा मैं इसको, उपापचयी रोग। उपापचयी रोग क्या मतलब होता है इसका, इसको अपन समझे यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, उपापचयी रोग वे रोग हैं जो जानवर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं। मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ की वजह से, ठीक है, जो रोग उत्पन्न होंगे उन्हें क्या बोलेंगे अपन, मेटाबॉलिक डिजीज बोलेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई रोगजनक शामिल नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इनका कोई योगदान इसमें नहीं होता है। शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ की वजह से ये रोग अपने को देखने को मिलते हैं। तो क्या परिभाषा बोल देंगे दोस्तों इसकी, इसकी परिभाषा बोल देंगे अपन, शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ गड़बड़ की वजह से होने वाली बीमारियां या होने वाले रोग क्या कहलाते हैं दोस्तों, मेटाबॉलिक डिजीज कहलाते हैं, या उपापचयी रोग इनको अपन कह देते हैं। अब उपापचय में गड़बड़ का क्या मतलब है दोस्तों, तो इसको अपन समझे। कोई भी जो पशु है उसको क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सभी काम करने के लिए, जिसके लिए वो क्या करता है, चारा खाता है, या चारा और दाना अपन उसको देते हैं। तो उससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है उसको। अब वो एनर्जी कहाँ काम आती है, उसके मेंटेनेंस में काम आती है, शारीरिक जो रख रखाव है उसमें काम में आएगी, उसके अलावा प्रोडक्शन में काम में आएगी। जैसे दूध दे रहा है तो दूध के उत्पादन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बोझ ढोने के काम में अपन उसको ले रहे हैं तो उसके लिए भी उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी। उसके अलावा अगर वो गर्भावस्था में है तो गर्भस्थ शिशु के पालन के लिए भी उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जो उसको बाहर से चारा पानी दिया जा रहा है, जो एनर्जी में कन्वर्ट होकर विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी है, ये काम होता है। इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, ये एक बैलेंस होता है। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों के बीच एक संतुलन है। कितना इनपुट लिया जा रहा है, कितना आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों के बीच का जो संतुलन होता है उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्टेब्लिश होता है। अब अगर ये संतुलन गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और जानवर को उपापचयी रोग यानी मेटाबॉलिक रोग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी सामान्य सी परिभाषा है जो अपन ने समझने की कोशिश की है। अपने को केवल ये याद रखना है कि मेटाबॉलिक रोग होते क्या है। तो वे रोग जो मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं, उपापचय में होने वाली गड़बड़ या उतार चढ़ाव के कारण होने वाली बीमारियां उपापचय रोग कहलाती है। या अपन बोल सकते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच का जो बैलेंस है वो अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो अपने को मेटाबॉलिक डिजीज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों, मेटाबॉलिक डिजीज होती कौन कौन सी है, अपने सिलेबस में कौन कौन सी मेटाबॉलिक डिजीज पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अपना जो सिलेबस है मेटाबॉलिक डिजीज, इसके अकॉर्डिंग 5 रोग अपने को इसमें पढ़ने होते हैं। 5 रोग कौन कौन से पढ़ेंगे दोस्तों इसमें, सबसे नंबर 1 लेंगे मिल्क फीवर। ठीक है, दुग्ध ज्वर, जो कि फील्ड में भी अपने को बहुत आयत देखने को मिलता है। दूसरा अपन इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों कीटोसिस। एक इसमें अपन पढ़ेंगे डाउनर काउ सिंड्रोम। डाउनर काउ सिंड्रोम, सिंड्रोम का क्या मतलब है, जब एक से ज्यादा कंडीशंस एसोसिएटेड होती है या एक से ज्यादा बीमारियां एक साथ हो तो उसे क्या बोलते हैं अपन, सिंड्रोम बोलते हैं, याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पीपीएच यानी पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, और एक पढ़ते हैं दोस्तों ग्रास टिटेनी या मैग्नीशियम टिटेनी। ये 5 रोग अपने को मेटाबॉलिक डिजीज में पढ़ने होते हैं। अब अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न आता है, तो सबसे सिंपल प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रोग मेटाबॉलिक रोग है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखूं, प्रश्न क्या आएगा एग्जाम में, सबसे सिंपल फॉर्म होती है इस प्रकार के प्रश्न की, निम्न में से निम्न में से उपापचयी रोग है। ठीक है, ये दे दिया मैंने। ऑप्शन में दे दूंगा गलघोटू, ऑप्शन बी दे दिया दोस्तों लंगड़ा बुखार, ऑप्शन सी में दे दूंगा एंथ्रेक्स, और ऑप्शन डी में दे दिया दोस्तों मैंने कीटोसिस।
इस प्रकार का बहुत ही सिंपल सा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मेटाबॉलिक रोग कौन सा है? तो ये 5 नाम अपने को मेटाबॉलिक डिजीज में याद रखने हैं। मिल्क फीवर हो गया, कीटोसिस हो गया, डाउनर काऊ हो गया, पीपीएच हो गया और एक हो गया मैग्नीशियम टिटेनी या ग्रास टिटेनी या ग्रास स्टेगर्स इसे अपन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग उपापचयी रोग नहीं है? क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है? निम्न में से उपापचयी रोग है, यानी उपापचयी रोग को पहचानना है अपने को। गलघोंटू, लंगड़ा बुखार, एंथ्रेक्स, कीटोसिस। कीटोसिस हो गया उपापचयी रोग, अपने को पता है 5 रोग है वो उपापचयी रोग है। गलघोंटू है बैक्टीरियल डिजीज है जो कि पास्चुरेला मल्टोसिडा के कारण हो रहा है। लंगड़ा बुखार किसकी वजह से हो रहा है? क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई की वजह से हो रहा है। और ये हो रहा है बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से। तो ये सारे किस प्रकार के रोग हैं दोस्तों? संक्रामक रोग हैं, या इसको अपन क्या बोल देंगे? बैक्टीरियल डिजीज होती है। जबकि कीटोसिस किस प्रकार का रोग होता है? मेटाबॉलिक डिजीज है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी अपने एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब अपन बात करेंगे दोस्तों दूसरे प्रकार का प्रश्न, जिसमें क्या पूछा जाएगा कि मिल्क फीवर कब होता है? ठीक है, इसकी होने के चांसेस सर्वाधिक कब होते हैं? तीसरा प्रश्न आता है इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है? जैसे कोई भी लक्षण दे दिया कि ये किस बीमारी से संबंधित है। चौथा आता है दोस्तों इसके उपचार का क्वेश्चन, जो कि अपनी एग्जाम में रेयरली पूछा जाता है या बाई चांस पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इनकी मिल्क फीवर की। मिल्क फीवर से संबंधित क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी है? सबसे पहले देखिए इसको क्या बोल देंगे अपन? दुग्ध ज्वर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है कि मिल्क फीवर में बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है, यानी हाइपोथर्मिया की कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। हाइपोथर्मिया, हाइपो मतलब कम होना, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, यानी शरीर के ताप का कम होना क्या कहलाता है दोस्तों? हाइपोथर्मिया कहलाता है। बॉडी टेम्परेचर क्या होगा इसमें? डाउन होगा। जो नॉर्मल रेंज होती है शारीरिक तापमान की, उससे शरीर का तापमान इसमें कम हो जाता है। ठीक है, 100 से नीचे आ जाएगा, 99, 98, 97, 96, 94, 93, 92 तक भी कई बार देखने को मिल जाता है। तो ये हाइपोथर्मिया की कंडीशन है, इसमें बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, परंतु अपन इसको नाम क्या दे रहे हैं? मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर। फीवर का मतलब क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, शारीरिक ताप बढ़ेगा तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? फीवर बोलते हैं। तो ये उल्टा सिस्टम कैसे है इसको अपन यहाँ समझते हैं। मिल्क फीवर जो होता है दोस्तों 3 स्टेज में होता है। इसकी प्रथम अवस्था, प्रथम चरण होता है, द्वितीय चरण होता है, तृतीय चरण होता है। अब अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इनकी पढ़ने की जरूरत अपने को नहीं है। अपने को केवल ये ध्यान रखना है दोस्तों कि मिल्क फीवर की जो प्रथम अवस्था होती है, प्रथम चरण होता है, उसमें क्या होता है? शारीरिक ताप बढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर हल्का सा बढ़ेगा, हल्का सा राइज होता है पहली अवस्था में, परंतु उस टाइम अपन इसको ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते। इसके जो लक्षण है वो अपने को दिखाई देते ही नहीं है। जब अपने को इसके लक्षण दिखाई देते हैं तब ये दूसरी या तीसरी अवस्था में पहुंच चुका होता है। और इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है दोस्तों? हाइपोथर्मिया अपने को देखने को मिलता है, यानी शारीरिक तापमान डाउन हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन? मिल्क फीवर। तो ये अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि मिल्क फीवर बोल रहे हैं, परंतु इसमें बॉडी टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, होता कब है ये? तो प्रसव के दौरान, यानी जैसे ही प्रसव हुआ है उसके विद इन 72 आवर्स, यानी 3 दिन की अधिकतम रेंज इसकी मान सकते हैं अपन, ये अपने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं, हाई लैक्टेटिंग यानी ज्यादा दूध देने वाले लैक्टेटिंग एनिमल्स, जैसे एचएफ हो गया, जर्सी हो गया, इस प्रकार की जो ब्रीड्स होती है उनमें क्या होता है? हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स में ये ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा दूध देते हैं वो। अब होता क्या है दोस्तों, ये हो क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी। ये प्रश्न एग्जाम में सिंपली पूछ लिया जाता है, मिल्क फीवर का कारण क्या है? कैल्शियम की कमी, सेलेनियम की कमी, विटामिन की कमी, कुछ भी दे देगा वो। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना दोस्तों, कैल्शियम की कमी से क्या हो रहा है? मिल्क फीवर हो क्यों रहा है ये? तो देखिए, जब जानवर प्रेग्नेंट होता है या गर्भावस्था में होता है, गर्भावस्था की स्थिति में क्या है दोस्तों? लास्ट जो ट्राइमेस्टर है, लास्ट ट्राइमेस्टर यानी 7वें से लेके 9वें महीने का जो टाइम है, अगर गाय की अपन बात करें तो 7 से लेके 9वें महीने का जो समय अंतराल होता है, उस समय जो शरीर के अंदर जो फीटस होता है, जो गर्भ होता है, उसका आकार बढ़ता है, उसकी हड्डियों का निर्माण होता है, उसकी बॉडी ऑर्गन जो भी होते हैं वो डेवलप होते हैं और बहुत ज्यादा वेट वो गेन कर लेता है पहले की कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस काम के लिए क्या चाहिए उसको? अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है, बोन्स की फॉर्मेशन होती है, उसमें शरीर में हड्डियां बनती है शिशु की,
या गर्भस्थ जो फीटस होता है उसकी हड्डियों का निर्माण होता है, तो उसकी बोन्स के निर्माण के लिए क्या करता है वो, कैल्शियम कहाँ से लेगा, माँ के शरीर से लेगा। अगर बाहर से कैल्शियम नहीं दिया जाएगा तो माँ के शरीर में कैल्शियम का लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो गया, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। ठीक, अब जैसे ही प्रसव होता है तो गर्भस्थ जो फीटस होता है, शिशु होता है, वो बाहर आ जाता है और माँ के शरीर का जो ओवरऑल कैल्शियम लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है अचानक से, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। कैल्शियम डाउन हो गया, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, वो चल नहीं पाता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। बैठ के क्या करेगा, वो स्टर्नल जो रिकम्बेंसी होती है, यानी जानवर जैसे गाय बैठती है, सिंपली भैंस बैठती है स्टर्नम पे बैठती है, स्टर्नम जो हड्डी होती है रिब्स के बीच वाली, वो एकदम जमीन के कांटेक्ट में होती है और उसकी गर्दन क्या होती है, पीछे की तरफ यानी फ्लैंक की तरफ घूमी हुई होती है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टर्नल रिकम्बेंसी। स्टर्नल रिकम्बेंसी यानी स्टर्नम पर वो बैठ जाएगा और गर्दन कहाँ चली जाएगी, उसकी फ्लैंक की तरफ घुमा लेगा, फ्लैंक रीजन की तरफ। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं, एस शेप में वो जानवर बैठ जाएगा। ये अपने को ध्यान रखने हैं, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। हो क्यों रहा है, कारण क्या देखा अपन ने, कैल्शियम की कमी। ठीक, होता किस में है, हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स में है। होता कब है, प्रसव के 72 आवर्स के दौरान अपने को ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब जैसे ही अपन एनिमल को देखेंगे तो सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री अपने को लेनी होगी कि जानवर का प्रसव तुरंत हुआ है, अभी एक दो दिन पहले ही वो ब्याया है, बच्चा दिया है उसने। अब अपन उसका बॉडी टेम्परेचर नोट करेंगे, बॉडी टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, अपने को कम देखने को मिलेगा, तो अपन त्वरित प्रभाव से डायग्नोस कर लेंगे कि ये कैसी कंडीशन है दोस्तों, मिल्क फीवर की कंडीशन है, जो किसकी वजह से हुई है, कैल्शियम की कमी से हुई है। अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे अपन, कैल्शियम देंगे उसको, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, सीबीजी के नाम से जिसे अपन जानते हैं, इसको स्लो आईवी लगाएंगे। स्लो आईवी, स्लो आईवी लगाने पे क्या होगा, धीरे धीरे उसके ब्लड में कैल्शियम पहुंचेगा, बॉडी का जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो राइज होगा और जानवर के शरीर में वापस से जान आ जाएगी, वो खड़ा हो जाएगा और एकदम सही तरीके से वो सारे काम करने लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने एक पॉइंट लिखा है स्लो आईवी। कैल्शियम किस तरीके से देना है उसको, स्लो आईवी की फॉर्म में देना है। स्लो क्यों देते हैं, तेज दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर कैल्शियम तेजी से उसको चढ़ा दिया जाएगा, कैल्शियम की ड्रिप आईवी उसको तेजी से चढ़ा दी जाएगी, तो बॉडी का जो ब्लड कैल्शियम लेवल है, कैल्शियम का जो स्तर है, वो त्वरित प्रभाव से बढ़ेगा, एक साथ वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हार्ट की जो मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसका हार्ट फेल हो जाएगा, पंपिंग करना ही बंद कर देगा, फेल हो जाएगा और जानवर की डेथ हो जाती है त्वरित प्रभाव से। ऐसे केस फील्ड में भी बहुतायत से देखने को मिलते हैं। जो पैरावेट्स हैं या जो स्लो आईवी नहीं चढ़ा के तेजी से आईवी चढ़ा देते हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम की भी ड्रिप आती है, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, इनको हमेशा क्या करना है, स्लो आईवी की फॉर्म में ही अपने को देना है। तो दोस्तों ये अपन ने देखा है मिल्क फीवर के बारे में। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, मिल्क फीवर का कारण क्या है, मिल्क फीवर किसमें होता है, मिल्क फीवर कब होता है और इसके क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में अपन ने देखा है मिल्क फीवर से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट देखे दोस्तों, इसमें नंबर 2 पे अपने को ध्यान रखना है डाउनर काउ सिंड्रोम। डाउनर काउ सिंड्रोम, ये क्या स्थिति है, ये क्या मेटाबॉलिक डिजीज है, किस प्रकार से ये होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसका जो कारण है, डाउनर का मतलब क्या है, गाय बैठ गई। ठीक है, गाय बैठी हुई है और बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी बीमारियां उसको हो रखी है, ऐसी स्थिति को क्या बोल रहे हैं दोस्तों, डाउनर काउ सिंड्रोम। इसका कारण क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका कारण। इसका कारण है दोस्तों, शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस एवं प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि डाउनर काउ सिंड्रोम का क्या कारण है, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, प्रोटीन की कमी, उपरोक्त सभी। कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, प्रोटीन की अधिकता, कैल्शियम की अधिकता, ग्लूकोज की कमी, कुछ भी ऑप्शन देके वो अपने से गलती करवाता है। तो अपने को डाउनर काउ सिंड्रोम के लिए क्या याद रखना है कि कैल्शियम, फास्फोरस एवं प्रोटीन की कमी की वजह से ये कंडीशंस अपने को देखने को मिलती है। होता क्या है दोस्तों, इसमें लक्षण की बात करें इसकी,
तो जानवर क्या होगा, बैठ जाएगा, बैठी हुई अवस्था में रहेगा, एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में रहेगा, एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में रहेगा बैठा हुआ, स्टर्नम के ऊपर बैठ जाएगा वो। ठीक, उसके पीछे वाले पैर काम नहीं करते, पीछे वाले पैर काम नहीं कर पाते। ठीक है, आगे वाले पैरों से तो वो क्या करेगा, खड़ा होने की कोशिश करेगा, परंतु पीछे वाले पैरों पे वो वजन नहीं ले पाता। आगे वाले पैरों से कोशिश करता है, जिसकी वजह से कई बार अपने को देखने को मिलता है जानवर को यहाँ बांधा गया है और सुबह अपन देखते हैं कि वो दूसरी जगह पे बैठा हुआ मिलता है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वो आगे वाले पैरों से खड़ा होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो ऐसे रैंक के चलता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। रैंक के चलने वाली जो स्थिति है, यानी इसको मैं लिख दूं, आगे वाले पैरों से चलने की कोशिश करता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आगे वाले पैरों से तो चल रहा है, परंतु पीछे वाले पैरों से नहीं चल पा रहा। ऐसी अवस्था में क्या होगा, वो रैंक कर चलेगा, रैंक कर चलेगा। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रीपर काउ कंडीशन। क्रीपर काउ, क्रीपर काउ का मतलब समझ में आ गया। का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि आगे वाले पैरों से तो वो चलना चाहता है, परंतु पीछे वाले पैर काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो रैंक कर चलता है। इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने, क्रीपर काउ कंडीशन। तो क्रीपर काउ कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, डाउनर काउ सिंड्रोम में। कारण क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस और प्रोटीन की कमी से। अब एक पॉइंट और आता है दोस्तों, ये होता कब है, सामान्यतः इसका होना कब देखा जाता है। तो सामान्य रूप से ये होता है जो प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर है, प्रेगनेंसी के अंतिम तिमाही। जैसा कि अपन ने मिल्क फीवर में देखा है, अंतिम तिमाही में क्या होता है, फीटस की साइज, फीटस के बोन्स, फीटस के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, उसका बॉडी वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है पहले की कंपैरिजन में। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अगर बाहर से वो न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए जाएंगे, न्यूट्रिशन उसका प्रॉपर नहीं रखा जाएगा, तो ये कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। ठीक, अब बात करें दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट में अपने को ध्यान रखना है कि ये हो क्यों रहा है। उन चीजों की जो डिमांड है बॉडी में, उन चीजों का सप्लीमेंटेशन है वो पूरा कर देंगे तो जानवर ठीक हो जाएगा। कैल्शियम की कमी है तो क्या करेंगे, कैल्शियम की ड्रिप लगाएंगे, जैसे कि अपन ने मिल्क फीवर में देखा, या ओरल कैल्शियम दे सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। फास्फोरस के लिए क्या करेंगे दोस्तों, फास्फोरस के जो इंजेक्शन आते हैं, जैसे सोडियम एसिड फोस्फेट की फॉर्म में अवेलेबल होता है, सोडियम एसिड फोस्फेट है, या टोनोफोस्फोन है, टोनोफोस्फोन, ये क्या करेंगे, उसको आईवी लगाएंगे। और कैल्शियम फास्फोरस के अलावा किसकी कमी हो रही है दोस्तों, प्रोटीन की कमी है। तो प्रोटीन की कमी के लिए क्या करते हैं अपन, उसको प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, अंडे का एल्बुमिन, अंडे का एल्बुमिन, एक गाय को 10 से 15 अंडे का एल्बुमिन अपन खिला सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसके शरीर में जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी आई है वो दूर हो जाएगी और जानवर सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें एक ये और पूछा जाता है दोस्तों, डाउनर काउ सिंड्रोम की जो कंडीशन है, इसमें जानवर में चारा खाना, पानी पीना, पेशाब करना, गोबर करना, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती है वो एकदम सामान्य होती है, इन पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, जानवर बैठा है परंतु वो चारा सही तरीके से खाएगा, पेशाब सही तरीके से करेगा, गोबर भी रेगुलर करता रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जानवर चारा, पानी, ठीक है, मल मूत्र आदि प्रक्रियाएं सामान्य रूप से करता रहता है, ये सब सामान्य होते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत रेयर बीमारियां होती है जिसमें जानवर चारा पानी खाना नहीं छोड़ता, और डाउनर काउ सिंड्रोम उनमें से ही एक बीमारी है जिसमें जानवर बीमार तो है परंतु चारा पानी खाना वो नहीं छोड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डाउनर काउ सिंड्रोम से रिलेटेड, जो अपने को एग्जाम के लिए अपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नंबर 3, कीटोसिस। तीसरी और इंपॉर्टेंट बीमारी है दोस्तों कीटोसिस। कीटोसिस का मतलब क्या है, इसको समझे अपन। दोस्तों ये होता क्यों है, तो इसका होने का कारण क्या है, रक्त में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाना। ठीक है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डाउन हो गया, ग्लूकोज की कमी आ गई, जिसकी वजह से क्या बीमारी हो जाएगी, कीटोसिस। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आएगा, कीटोसिस का कारण है ग्लूकोज की कमी, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, प्रोटीन की कमी। तो वहां पे जल्दीबाजी में गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। कीटोसिस का कारण क्या है दोस्तों, सबसे सिंपल याद रखना अपने को, ग्लूकोज की कमी होना। अब ग्लूकोज की कमी होने से क्या हो जाएगा, ठीक, इसकी देखिए पैथोजेनेसिस की बात करें दोस्तों, तो बॉडी में क्या हो गया, ग्लूकोज का स्तर डाउन हो गया। ठीक है,
ग्लूकोज का स्तर कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, शरीर एनर्जी के लिए क्या करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन प्रारंभ कर देगा। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, यानी वसा का बीटा ऑक्सीकरण प्रारंभ हो जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि शरीर में ग्लूकोज नहीं है। शरीर को एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, ग्लूकोज की फॉर्म में। जैसे अपन कोई भी चीज खा रहे हैं वो अल्टीमेटली किस में रूपांतरित होती है, एनर्जी के लिए ग्लूकोज में होती है, और ग्लूकोज से फिर अपने को एनर्जी मिलती है। अब जानवर के शरीर में अगर ग्लूकोज ही नहीं है, ग्लूकोज की कमी है, तो शरीर में जमा जो फैट है उसका क्या होने लग जाएगा दोस्तों, ऑक्सीकरण होने लग जाएगा, और उससे क्या मिलती है, फिर एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, समझिए इसको, ग्लूकोज का स्तर कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट प्रारंभ हो गया, जिसकी वजह से क्या बनेगी दोस्तों, कीटोन बॉडी बनती है। कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज किसकी वजह से बन रही है, फैट की वजह से। फैट का ऑक्सीकरण हो रहा है, कीटोन बॉडीज बन रही है। अब ये कीटोन बॉडी कहाँ पे आ गई दोस्तों, रक्त में। रक्त में क्या हो गया, कीटोन बॉडीज आ गई। कीटोन बॉडी कहाँ आ गई, रक्त में आ गई। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कीटोनेमिया। ये ध्यान रखना है, क्लिनिकल टर्म है ये, कीटोनेमिया। कीटोनेमिया का मतलब क्या है, कीटोन बॉडी कहाँ पे आ गई, ब्लड में आ गई। फिर यहां से ब्लड से ये कहाँ जाएगी, यूरिन में, यानी मूत्र में कीटोन बॉडी आ गई। कहाँ आ गई, कीटोन बॉडी मूत्र में आ गई। इस अवस्था को क्या बोल देंगे दोस्तों, कीटो यूरिया। कीटो यूरिया, यानी कीटोन बॉडीज कहाँ पे आ चुकी है, यूरिन में आ गई है, और यूरिन के थ्रू फिर पास आउट होने लगती है। तो ये जो स्थिति है दोस्तों, ये क्या कहलाती है, कीटोसिस कहलाती है। हुआ क्यों है, ग्लूकोज की कमी से। ग्लूकोज की कमी की वजह से क्या हो रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हो रहा है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज बन रही है, जो कि यूरिन के थ्रू पास आउट हो रही है। इसमें ध्यान क्या क्या रखना है दोस्तों, सबसे सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, ग्लूकोज की कमी होना। ग्लूकोज की कमी होने की वजह से क्या हो रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हो रहा है, कीटोन बॉडी बन रही है। एक ध्यान रखना है, कीटोनेमिया क्या होता है, एक ध्यान रखना है, कीटो यूरिया क्या होता है। ठीक, अब ये जब कीटोन बॉडीज यूरिन के थ्रू पास होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके मूत्र में अपने को गंध आएगी। मूत्र में कैसी गंध आएगी, सिरके जैसी, या सल्फर, सल्फर जैसी गंध, सिरके जैसी गंध। जानवर के श्वास में भी अपने को ये गंध देखने को मिलेगी। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बदबूदार श्वास किस बीमारी का लक्षण है, कीटोसिस का लक्षण है। क्यों है, सिरके जैसी गंध आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बदबूदार श्वास अपने को देखने को मिलेगा। ठीक, जानवर खड़ी हुई अवस्था में क्या करेगा, फ्लैंक की तरफ देखेगा। ये भी इंपॉर्टेंट साइन होता है इसका। जानवर खड़ी हुई अवस्था में फ्लैंक की तरफ देखेगा। ठीक है, बैठी हुई अवस्था की अलग कंडीशन हो जाएगी। अगर जानवर खड़ा है और पीछे की तरफ देख रहा है, इसका मतलब उसको कीटोसिस हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, जानवर क्या करेगा, जो भी कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट यानी उसका दाना बांटा, इस प्रकार की जो चीजें, उनको नहीं खाएगा। ठीक है, कंसंट्रेट डाइट को वो नहीं खाएगा, जबकि जो भूसा है, रफेज है, हरा चारा है, भूसा है, उनको वो खाता रहेगा सही तरीके से। तो ये सबसे पिकुलर और इम्पोर्टेंट लक्षण होता है, जो कि पशुपालक अपने को बताता है। क्या बताएगा पशुपालक, कि सर मेरी जो गाय है या मेरी जो भैंस है, वो हरा चारा तो खा रही है, भूसा तो खा रही है, परंतु जब उसको बांटा रखा जाता है, बांट रखा जाता है, कंसंट्रेट मिक्सचर, दाना मिक्सचर दिया जाता है, तो वो उसको नहीं खा रही। तो ये किसका पिकुलर साइन होता है दोस्तों, कीटोसिस का। बाकी साइन अपन इसके देख सकते हैं, और यूरिन में बदबू आएगी, श्वास में उसके बदबू आएगी, खड़ी हुई अवस्था में फ्लैंक की तरफ वो देखने लगता है। इन सब का रीजन क्या है दोस्तों, ग्लूकोज डेफिशिएंसी। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका उपचार क्या करेंगे, ग्लूकोज की कमी की वजह से हो रहा है, क्या कर देंगे, ग्लूकोज का सप्लीमेंटेशन कर देंगे, ग्लूकोज का ड्रिप लगा देंगे। जैसे 20% डेक्सट्रोज होता है, उसकी ड्रिप लगाएंगे जानवर को, जो मार्केट में किसके नाम से अवेलेबल है, रेंटोज के नाम से अवेलेबल है, इंटालाइट के नाम से अवेलेबल है। इसकी ड्रिप अपन जानवर को आईवी लगाएंगे। उसके अलावा ओरली भी उसको अपन जेल देंगे, जैसे प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है, ठीक है, या ग्लिसरोल है, ये को अपन ओरली भी दे सकते हैं। ठीक, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक इंजेक्शन अपन लगाते हैं, ट्राईएमसिनोलोन। ये याद रखना है, ट्राईएमसिनोलोन, जो कि वेटालोक के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, 5 ml इंट्रामस्कुलर ये अपन लगाते हैं, ये अपने को याद रखना है। ट्राईएमसिनोलोन किस कंडीशन में लगाएंगे अपन, कीटोसिस, स्टेरॉइड है। ठीक है, इसकी जगह अपन आइसोफ्लूट वगैरह भी काम में लेते हैं। और सबसे बेस्ट जो
परिणाम देता है वो होता है दोस्तों ट्राईएमसिनोलोन। ठीक है, 5 ml इंट्रामस्कुलर इसकी डोज अपने को लगानी होती है। अब बात करें दोस्तों, एक टेस्ट आता है रोथेराज टेस्ट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो रोथेराज टेस्ट किसके डायग्नोसिस में काम में लेते हैं अपन? कीटोसिस के डायग्नोसिस में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नंबर 4 पे। नंबर 4 पे अपन पढ़ेंगे दोस्तों पीपीएच, यानी पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया, लहू मूतना। ठीक है, जानवर क्या करेगा? खून के पेशाब करने लगेगा। इसे क्या बोल देंगे अपन? पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको कैसे पहचाने? नाम से पता लग रहा है हो किससे रहेगा ये? हीमोग्लोबिनूरिया हो रहा है, हीमोग्लोबिनूरिया। ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कहाँ पे है? आरबीसी के अंदर है। और आरबीसी के मेंटेनेंस के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फास्फोरस। अगर शरीर में, ब्लड में फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त है तो आरबीसी कभी भी रप्चर नहीं होगी, कभी भी एनीमिया की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, हीमोग्लोबिनूरिया देखने को नहीं मिलेगा। परंतु फास्फोरस की डेफिशिएंसी अगर हो गई, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों? आरबीसी नष्ट होने लगेगी। आरबीसी जब नष्ट होगी तो हीमोग्लोबिन बाहर आएगा और ये क्या करेगा दोस्तों? यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट होने लगेगा। यानी मूत्र में क्या आ गया? हीमोग्लोबिन आ गया। किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से। और इसको क्या बोल दिया अपन ने? पीपीएच, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। अब नाम से पता लग रहा है दोस्तों, पोस्ट पार्चुरेंट। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। पार्चुरेंट का मतलब है पार्चुरेशन, यानी प्रसव के बाद। क्या देखने को मिल रहा है? यूरिन में हीमोग्लोबिन, यानी रेड यूरिन अपने को देखने को मिल रहा है। तो क्या बोल देंगे इसको? प्रसव के बाद मूत्र में रक्त। ये हिंदी मतलब हो गया इसका। हिंदी में ट्रांसलेट करें इसके नाम को अपन तो क्या हो गया? प्रसव के बाद मूत्र में रक्त। तो कब होगा ये? प्रसव के बाद होगा। देखने को कब मिलेगा? प्रसव के 2 से लेके 4, 5, 6 सप्ताह तक, यानी महीने, 1.5 महीने की अवधि में ये बीमारी अपने को देखने को मिल जाती है। जिसका कारण क्या है दोस्तों? फास्फोरस की डेफिशिएंसी। अब इसके उपचार के लिए अपन क्या कर देंगे? यहाँ पे इसके और लक्षणों की बात करें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फैक्टर है इसका, वो इसकी हिस्ट्री है कि रिसेंटली काविंग हुई है उसकी, महीने भर पहले उसने बच्चा दिया है और अब यूरिन में ब्लड आ रहा है। उसका बॉडी टेम्परेचर और नोट करेंगे अपन, क्योंकि कुछ और अन्य बीमारियां भी है जिनमें भी हीमोग्लोबिनूरिया अपने को देखने को मिलता है, हीमेचूरिया अपने को देखने को मिलता है। तो बॉडी टेम्परेचर जब इसका देखेंगे तो हल्का सा डाउन अपने को देखने को मिलेगा। जैसे बॉडी टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, भैंस के लिए, गाय के लिए 102 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल है, तो यहाँ पे अपने क्या देखने को मिलेगा? लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अपने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैटल की अपन बात करें तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह लगभग 100, 101 इतना ही बॉडी टेम्परेचर डाउन देखने को मिलता है। तो ये पीपीएच होता है। अब इसके ट्रीटमेंट की अपन बात करें दोस्तों, तो अपने को पता लग रहा है फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी की वजह से अपने को देखने को मिल रहा है। तो आईवी ड्रिप लगाएंगे। आईवी ड्रिप में क्या कर देंगे दोस्तों? सोडियम एसिड फॉस्फेट या टोनोफॉस्फोन, ये अपन क्या करेंगे? इंजेक्शन लगा देंगे आईवी ड्रिप की सहायता से। उसके अलावा ओरली भी इसको अपन फॉस्फोरस देंगे। ओरली फॉस्फोरस किस रूप में देंगे? सोडियम एसिड फॉस्फेट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सोडाफोस के नाम से प्रिपरेशन आती है, जो एनिमल को अपन क्या करेंगे? ओरली खिलाना शुरू कर देंगे 50 ग्राम पर डे के हिसाब से। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जानवर का जो फॉस्फोरस डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी और जानवर में पीपीएच की जो समस्या हुई है, यूरिन में जो ब्लड आ रहा है, ये समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, अपन बात करें दोस्तों इसमें नंबर 5 तो लेंगे मैग्नीशियम टिटेनी। अपने सिलेबस में कितनी बीमारियां अपने को पढ़नी है मेटाबॉलिज्म से संबंधित? 5। तो लास्ट है दोस्तों मैग्नीशियम टिटेनी या ग्रास टिटेनी या ग्रास स्टेगर्स, ये कई नामों से जानी जाती है। मैग्नीशियम टिटेनी होती क्यों है? मैग्नीशियम की कमी से। मैग्नीशियम की कमी से मैग्नीशियम कम क्यों हो गया? ज्यादा मात्रा में हरा चारा जानवर को अपन खिला रहे हैं, हरा चारा ज्यादा मात्रा में खिलाने की वजह से। फ्री ग्रेजिंग है, ओपन में चल रहा है जानवर, हरा चारा खा रहा है पर्याप्त मात्रा में, परंतु दूसरा चारा जैसे कंसंट्रेट हो गया, भूसा है, ये उसको नहीं मिल रहा। तो हरा चारा अत्यधिक मात्रा में खाने की वजह से क्या होता है दोस्तों? ब्लड में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है
और इस मैग्नीशियम की कमी की वजह से क्या होता है दोस्तों, मैग्नीशियम टिटेनी, ग्रास टिटेनी या ग्रास स्टेगर्स अपने को देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, लक्षणों की बात करें तो टिटनस जैसे लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। टिटनस में क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अपने को देखने को मिलते हैं, कंपकपी देखने को मिलती है, जानवर चल नहीं पाता, उसके हाथ पैर जो मसल्स है वो एकदम टाइट हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। इस प्रकार के लक्षण अपने को कहाँ देखने को मिलते हैं, टिटनस में, और उसी प्रकार के लक्षण अपने को मैग्नीशियम टिटेनी में भी देखने को मिलते हैं। में एक बात अपने को ये ध्यान रखनी है दोस्तों कि हॉर्स या इक्वाइंस के केस में यानी घोड़ी की स्थिति में ये बीमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है। ठीक है, मैग्नीशियम टिटेनी या इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी है ये, हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी यानी टिटेनस, यानी मैग्नीशियम का जो अमाउंट है शरीर में वो कम हो रहा है, या इसको अपन लैक्टेशन टिटेनी भी कह सकते हैं, लैक्टेशन टिटेनी। ठीक है, जो लैक्टेटिंग एनिमल है उसमें अपने को ये देखने को मिल रही है। लक्षण टिटनेस जैसे हो जाएंगे, यानी मांसपेशियों में कपकपी या ऐंठन देखने को अपने को मिलती है। तो ये पढ़ा है दोस्तों अपन ने मैग्नीशियम टिटेनी, जिसका ट्रीटमेंट अपन क्या कर देंगे, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से हो रहा है यानी कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, ग्लूकोनेट स्लो आईवी की फॉर्म में जानवर को अपन लगाएंगे तो उससे मैग्नीशियम की कमी दूर हो जाएगी और जानवर एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये पढ़े अपन ने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अपने सिलेबस में पांचों बीमारियां मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंडर में पढ़ी जाती है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम के लिए बनते हैं और निश्चित तौर पे पूछे भी जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।